हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। टॉक शोज की श्रृंखला में आज हम एक ऐसा विषय उठा रहे हैं जो शायद चर्चा का विषय बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। कहीं ना कहीं धर्मांधता, कट्टरता सारी की सारी सभ्यता को एक उस मध्यकालीन युग की ओर लेके जा रही है जहां शायद पाशविकता का नंगा नाच हुआ करता था। इस विषय के ऊपर जहां नफरत के सौदागर आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैदा हो गए, जहां पर सौहार्द, सामंजस्य और प्रेम की बात नहीं होती है, जहां पर सिवाय फेक फॉरवर्ड्स और एक तरह से नफरत के सौदागरों के मैसेज आते हैं, जहां किसी एक खास काल को डकैतों का काल बता दिया जाता है एक मशहूर गीतकार के द्वारा। ये अभी कल ही हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने भटकने के रास्ते ढूंढ लिए हैं। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी सभ्यताएं तभी परिपक्व हुई हैं, समृद्ध हुई हैं, विकास के रास्ते पे चली हैं, जब जब वो एक वर्ड आता है मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, जैसे कि अमेरिका है। समृद्धि तभी आई है जब वहां पर लोग एक साथ आए हैं। कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करने के लिए समाज में बढ़ती नफरत, धर्मांधता, कट्टरता और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विद्वेष की जो भावनाएं जो हो रही हैं, हमारे जो पड़ोस में दो मुल्कों में हो रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है हमारे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, हमें भी अपनी दशा और दिशा का पुनर्निर्धारण करना बहुत जरूरी है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ विद्वान मौजूद हैं, श्री श्रावण गर्ग जी। श्रावण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। श्री श्रावण गर्ग जी दैनिक भास्कर के लंबे समय तक ग्रुप एडिटर रहे हैं। पत्रकारिता का लंबा चौड़ा अनुभव, मैं उन्हें भीष्म पितामह कहा करता हूँ पत्रकारिता का। गहन अनुभव, गहरी पकड़, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। श्रावण जी, स्वागत है न्यूज टाइम पर। और आज इसी विषय पर बात करेंगे, ये धर्मांधता, ये कट्टरता, ये कहाँ ले जा रही है जो चल रहा है दिनेश जी, वो अ, बहुत खतरनाक है और डराने वाला है। जी। और वो हमको एक राष्ट्र के रूप में, मैं ये नहीं कहूंगा पीछे ले जा रहा है, पर एक अंधकार में ले जा रहा है। जी। और वो अंधकार इस तरह का है कि उसमें, अंधकार में जब लोग एक दूसरे को मारते हैं तो चेहरा नहीं दिखता है। तो वो स्थिति बहुत भयावह होती है जी। कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और दुनिया के दूसरे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं, जी। उनके साथ हम लोग कहाँ खड़े हैं। हम किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को गढ़ना चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आपने अफगानिस्तान की बात कही, तो अफगानिस्तान में जो आक्रांता है या जो पीड़ा देने वाला है वो भी मुस्लिम है, और जो पीड़ित है वो भी मुस्लिम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो पीड़ा है वो ऐसी नहीं है कि वो वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं या सिखों को मार रहे हैं। जी। वो मुस्लिमों को मार रहे हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में कोई 100 करोड़ मुसलमान रहते हैं। जी। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी तो लगभग मुस्लिमों की ही है, और दुनिया के 50 जो मुल्क हैं वो मुस्लिम आबादी वाले हैं, हिंदुओं के नहीं है। हिंदुओं का तो केवल, हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र तो भारत ही है। जी। कोई भी मुस्लिम राष्ट्र जो है अफगानिस्तान के मुस्लिमों को बचाने के लिए नहीं आगे आ रहा है। और पाकिस्तान, जिसने की वहां पूरी तालिबानी हुकूमत को मदद की स्टेब्लिश होने में, आतंकवाद को बढ़ाया, उसने भी अपनी कोई 2600 किलोमीटर की जो बॉर्डर है बंद कर दी है जी। कि अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज वहां नहीं जा सके। जी।
हम लोगों को कहाँ जाना है? हम लोग जब टूटेंगे या बिखरेंगे या प्रताड़ित होंगे, क्योंकि हिंदुओं में दो तरह के हिंदू हैं या तीन तरह के हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। जब जैसे मुसलमानों में कई तरह के मुसलमान हैं और एक मुसलमान दूसरे की मदद नहीं करता है, तो वैसे ही स्थिति हिंदुओं में भी है। जी। हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो एक हिंदू कौम है, पर हिंदुओं के बीच में बहुत सारे हिंदू हैं, हम एक हिंदू नहीं है। जी। तो ये मुद्दा ये है कि जो चल रहा है अभी समाज को बांटने का एक तरीका निकल गया है, या जो बात चल रही है, शुरू हुई है कि हमको 14 अगस्त को याद करना है। जी। मतलब पार्टीशन के टाइम में जो 20 लाख लोग मारे गए थे और कोई करोड़ 2 करोड़ डिस्प्लेस्ड हुए थे, हम ये मानते हैं कि उसमें ज्यादातर हिंदू थे, इसलिए उसको याद करना जरूरी है। आपका लेख भी आया इस मामले में, मैं दर्शकों को जी। बता दूं, जो बहुत खूबसूरत लेख है श्रवण गर्ग जी का, और आप उसको पढ़ सकते हैं, नेट पर जाकर अवेलेबल भी है। जी। या अब जो नया चला है कि जो 16 अगस्त को कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, उस समय सोहरावर्दी थे वहाँ, उनके अगुवाई में हिंदुओं का मैसेकर हुआ, हम उसको याद करना चाहते हैं। तो फिर तो हमको बहुत सारी चीजें जो अतीत में जाएंगे तो बहुत सारा याद करना पड़ेगा। महाभारत की लड़ाई भी याद करना पड़ेगी, क्योंकि कौरव भी हिंदू थे, पांडव भी हिंदू थे, दुर्योधन भी हिंदू थे, दुशासन भी हिंदू थे। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? आला उदल के खिलाफ भी पृथ्वीराज चौहान ही थे। हाँ हाँ, ये समाज को जो विभाजित करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, वो अभी ऊपर से चल रहा है, और जब नीचे तक पहुंचेगा, समाज के सबके निचले तबके तक पहुंचेगा, जी। तो एक तो ये होता है कि समाज के सबसे नीचे के तबके तक राहत पहुंचाई जाए, उनकी तकलीफें बांटी जाए, उनको समाज के बराबर लाने की कोशिश की जाए। जी। अब एक कोशिश ये हो रही है कि समाज को बांट दिया जाए। एक मोटा सा सवाल है दिनेश जी की, इस देश में कोई 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, देखिए, जी। और मुसलमानों की आबादी के लिहाज से ये सबसे बड़ा देश है दुनिया का, जी। अगर मेरी जानकारी सही है तो। जी। 25 करोड़ मुसलमान किसी भी देश में नहीं है। इसके बाद तो कोई शायद मेरे ख्याल से इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया और पाकिस्तान दो ही मुल्क आते हैं है देखिए। ना? इंडोनेशिया होगा, मलेशिया होगा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है। तीनों बराबरी में चल रहे हैं इसमें। अब ये बताइए कि ये जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, हमारी जो दुश्मनी है हिंदुओं की जो अभी प्रकट हो रही है, वो सिर्फ अ, मुसलमानों के प्रति प्रकट नहीं हो रही है, अल्पसंख्यकों के प्रति। दलित भी हिंदुओं के निशाने पर हैं। आप पाएंगे कि शेड्यूल ट्राइब भी जो हैं, वो कोई बहुत खुश नहीं है सोसाइटी में। तो अल्टीमेटली हम किन लोगों को इस देश में रखना चाहते हैं? इवन सिख और क्रिश्चियंस भी निशाने पर है अब तो। हाँ, वो तो होंगे। सिख को भी अभी तो ये मानकर चल रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ हैं, पर पंजाब की मैंने स्थिति देखी है कि वहाँ तो हिंदुओं और सिखों को डिवाइड करके राजनीति की गई, पूरी की पूरी राजनीति। और भिंडरावाले के जमाने में हिंदुओं को किस तरह से मारा गया, लाला जगत नारायण की जो हत्या हुई है, तमाम, अपन उस इतिहास में नहीं जाते। विभाजन की राजनीति, वो विभाजन की जो राजनीति है, वो समाज के लिए बहुत घातक है, और राजनीति के लिए भी जो घातक है, क्योंकि जो हमारे शासक हैं, सब कुछ उनके हाथ में है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। जो चीज 2014 के पहले
और 1947 के बाद के पीरियड में नहीं हुई और देश चलता रहा, तरक्की करता रहा, जी तो उस चीज को अचानक से करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी क्या कारण है? ये एक सोचने की बात है। और अगर आपने जैसा जिक्र किया, मैंने अपने आलेख में अभी जिक्र किया है मुरादाबाद की एक लोकेलिटी जी, का, आपने बताया उसमें। कि वहाँ एक लोकेलिटी है, वहाँ केवल 2 मकान खाली हुए, हिंदुओं ने किए और वो खरीद लिए अल्पसंख्यकों ने। तो सारे के सारे जो हिंदू थे वो उनके खिलाफ हो गए कि हम खरीद लेते, आपने इनको क्यों बेचे, अब हम कैसे रहेंगे इनके साथ। मेरा विचार यह है कि जब हम कहते हैं कि हमारा मुख्य आरोप है कि जो मुस्लिम हैं या अल्पसंख्यक हैं वो देश की मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये हमारा विरोध है उनसे। जी वो अपनी अपनी ट्राइब्यूटरीज बना के रह रहे हैं, तो ये तो हम ही कर रहे हैं उनको अलग अलग। जब हम अपने साथ रहने के लिए जगह नहीं देंगे तो वो जो अलग कॉलोनीज बनाएंगे जो बना रहे हैं हर शहर में। आप बंबई में भी कुछ इलाके ऐसे, मुंबई और गुजरात में तो इतना डिस्टिंक्ट है कि मैं बता भी नहीं सकता। तो हम जहाँ रहते हैं इंदौर में, वहाँ तो ऐसे 4-5 इलाके हैं जो उनके ही लोग रहते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है, वहाँ लखपति और करोड़पति भी रहते हैं। उसका जी, रीजन ये है कि जो लखपति और करोड़पति हिंदू मेजोरिटी एरियाज में जाकर जब खरीदना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनको जगह नहीं दी जाती है, बिल्डर उनको बेचते नहीं, मतलब। तो बेइज्जती होती है। तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे, और ये जब कॉन्सेंट्रेशन बनेंगे तब आप पाएंगे कि ये छोटे छोटे पाकिस्तान बन रहे हैं। जी तो पाकिस्तान का जो निर्माण होता है पहले हमारे दिलों में होता है, मतलब वो कोई फिजिकल नहीं होता है, जी हमारे दिमाग में होता है, हमारी भावनाओं में होता है। हम जब किसी को एलिनेट करना चाहते हैं सोशली, रिलीजियसली और एक राष्ट्र के रूप में, तो हम ऐसे जो पॉकेट्स बनते हैं उनको हवा देते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, और उसको ड्राइव करने के लिए एक फोर्स को अपने इर्द गिर्द खड़ा करते हैं। तो अभी इस देश में वह चल रहा है, और राजनीति जो है वो जो अंग्रेजों की राजनीति थी, डिवाइड एंड रूल, तो वही राजनीति अभी भी काम कर रही है। और सत्ता की राजनीति ने एक नया हथियार इजाद कर लिया है कि कैसे, पर वो प्रयोग फेल हो गया दिनेश जी। बंगाल में फेल हो गया। जी बंगाल में फेल हो गया, देखिए वहाँ 70% हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम हैं और दूसरे लोग हैं। तो वहाँ पोलराइजेशन किया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, पर सारे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। जी उसका बेसिक रीजन ये है कि जैसे आप भी एक हिंदू हैं, मैं भी हूं, हम लोग जिसको कहते हैं ना असहमत हिंदू हैं, जी है ना। तो अब हिंदुओं में भी, जैसे मुस्लिमों में मैं पाकिस्तान 4-5 बार गया और वहाँ काफी लोगों से मुलाकातें होती रही। मैं पूरा पाकिस्तान घूमा, जी बॉर्डर तक गया वहाँ, जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर, एलओसी तक गया, मुजफ्फराबाद तक भी गया। मुझे सैकड़ों मुसलमान ऐसे मिले जो कहते हैं यार हमको कश्मीर चाहिए ही नहीं, हमें कश्मीर से क्या लेना देना, हमें तो हिंदुस्तान की मोहब्बत चाहिए। तो मुसलमानों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कट्टरवाद के खिलाफ है। जी तो वैसे ही हिंदुओं में है। जी आप कोई सवाल हो तो पूछिए अगर आपके मन में हो तो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी जिस किस्म का एक इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, इसमें कुछ पार्टियों के आईटी सेल्स काम कर रहे हैं, फेक फॉरवर्ड्स हैं, प्रतिदिन एक नफरत का एक नया मैसेज, नया सौदा किया जा रहा है। पता नहीं कौन कौन से नए नए एग्जाम्पल निकाल के इतिहास में से बताए जाते हैं, बल्कि इतिहास को उल्टा करने का प्रयास किया जा रहा है। शायद ये जताने की भी कोशिश की जा रही है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कोई और भी जीत गया था। ये जो इतिहास को पलटने की जो कोशिशें हो रही हैं,
ये बड़ी एक, हालांकि उनका आर्गुमेंट है कि वो लेफ्ट की पॉलिसी थी और ये लेफ्ट के हिसाब से इतिहास बना, हम राइट के हिसाब से बनवा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये अंधी दौड़ जो है, ये तो और नफरत बढ़ाएगी सर। मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको एक नया विचार शेयर करना चाहता हूँ जी जरूर कीजिए। कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है दिनेश जी। अमेरिका में जो वाइट सुपियरिटी है, जी जो कि ट्रम्प ने जिसको मोबिलाइज किया हुआ है, वो अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ है, जो एफ्रो अमेरिकन हैं जी उनके जी खिलाफ हैं, ब्लैक्स के खिलाफ हैं, हेस्पियंस के खिलाफ हैं। वो केवल गोरे जो हैं वाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। जी और जो वाइट सुप्रीमेसी है वो उसको ट्रम्प ने अपनी जबरदस्त ताकत बना रखा है, जी और उसी के आधार पर वो वहां प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। जी ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा वहां जो खतरा डेमोक्रेसी के लिए किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि हम जिसको हिंदू मुस्लिम कहते हैं यहाँ, वहाँ जो वाइट्स हैं, जो गोरे हैं, सवर्ण हैं, वर्सेस अदर्स हैं। तो जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर भी जो, जब वहाँ चुनाव के बाद मीटिंग चल रही थी कंफर्मेशन को लेकर, तो हमला किया गया संसद पर, वो हमला इसी बात को लेकर था, और उनके ही लोग थे पूरे के पूरे। ये एक डिवीजन चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसका बेसिक रीजन अब हमको जाना पड़ेगा उसमें। हम इसको थोड़ा सा एक गलत तरीके से भी, या गलत तो नहीं कहूंगा, पर एक अलग अंदाज में ले रहे हैं। हम इसको धार्मिक पूरा मान रहे हैं। मैं इसको पूरा धार्मिक नहीं मान रहा हूँ। इस पोलराइजेशन को मैं पूरा धार्मिक नहीं मान रहा हूँ। मैं इसको अब धीरे धीरे इसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी देख रहा हूँ। वो ये कि जो प्रॉस्पेरिटी है, टोटल प्रॉस्पेरिटी सोसाइटी की या कंट्री की, या जो जीडीपी है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारी जीडीपी को, हमारी इनकम को, हमारी प्रॉस्पेरिटी को, हमारी रिचनेस को ये लोग कम कर रहे हैं। ये जो ब्लैक्स हैं, ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो नॉन वाइट्स हैं, इनके कारण हम लोग गरीब हैं, मतलब मोटे तौर पर ये, क्योंकि हमारे हिस्से की प्रॉस्पेरिटी भी इनको दी जा रही है। जी एग्जैक्टली अब जो रूल हो रहा है वो ये हो रहा है, जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अगर एक नौकरी अगर 10 हैं और उसको मांगने वाले 100 हैं, तो उसमें जो सबसे बड़े सफरर्स होंगे वो मेजोरिटी क्लास के होंगे, ऐसा मान के चल रहा है। जी तो इसीलिए आप पाएंगे कि ये जो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर नहीं हो कंपटीशन में, तो हम लोगों को ज्यादा ब्रेड का हिस्सा मिलेगा, लंच शेयर मिलेगा। ये जो तमाम अभी लड़ाई चल रही रिजर्वेशन की इंडिया में, जो कि कहीं बाहर नहीं है, उसका बेसिक रीजन ये है कि लोगों में धीरे धीरे जो पीड़ित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो आरक्षण की मांग इसलिए कर रहा है कि उनको ये डर लग रहा है कि उनको प्रॉस्पेरिटी में अब जगह नहीं मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी में हिस्सा नहीं मिलेगा। और जो सवर्ण हैं वो इस बात से नाराज है कि इनको क्यों हिस्सा दिया जा रहा है। तो ये अब जो लड़ाई है ना, वो बेसिक लड़ाई प्रॉस्पेरिटी की है। क्लास स्ट्रगल कह सकते हो आप। जी, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल है, और उसको अचीव करने के लिए रिलीजन का सहारा लिया जा रहा है। जो बेसिक है, मैं उसको ऐसे मानता हूं कि जिन मुल्कों में जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी है, वहां ये चीज रिलीजियस है। जैसे माइनॉरिटीज पर कुछ देशों में हमले हुए हैं, वो रिलीजियस हैं, वो एक अलग तरह का कल्ट है। पर ये जो चल रहा है अभी हिंदुस्तान में चल रहा है,
वो ये है कि भाई ये इन लोगों की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग इसी जैसे कहते हैं कि ये इन लोगों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है हिंदुओं के मुकाबले में। अमेरिका में जो अभी सेंसस हुआ है उसके जो फिगर्स हैं वो ये कि जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनकी जनसंख्या में, उनकी आबादी में कमी आई है। 59.5% हो गए। तो और बजाय जो हिस्पैनिक्स हैं या एशियन हैं या अफ्रो अमेरिकन हैं, उनकी आबादी में कंपैरेटिवली बढ़ोतरी हुई। जी 41% करीब हो गए। तो ये जो एक बात चल रही है बार बार, इसको कहते हैं कि अब 2 बच्चे ही होना चाहिए या लिमिट जनसंख्या नियंत्रण, उसका बेसिक प्रिमाइस ये है कि इन लोगों की आबादी अगर बढ़ती गई इसी रफ्तार से, माइनॉरिटीज की या और लोगों की, तो जो प्रॉस्पेरिटी की जो किट है उसमें जो भागीदारी है मेजॉरिटी पॉपुलेशन की, वो लगातार घटती जाएगी। तो जो सत्ता जिस मेजॉरिटी की बुनियाद पर टिकी हुई है, तो फिर सत्ता हाथ से चली जाएगी। क्योंकि जी सत्ता का उद्देश्य जो है, पॉलिटिक्स का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना, और वो इंटैक्ट तभी रख सकते हैं जब आप उन लोगों को खुश रखें। जी आप तो बॉम्बे में देख रहे हैं कि नारायण राणे भी शिवसेना के हैं और उद्धव भी शिवसेना के हैं। जी और स्टेक्स पर जो महानगर परिषद की जो बजट है 39,000 रुपए का, करोड़ का, वो है। क्योंकि कई स्टेट से बड़ा है। हाँ, कई स्टेट से बड़ा। तो अब आप कहेंगे कि देखिए, हिंदू विचारधारा की में यकीन रखने वाले 2 बड़े संगठन के जो लोग हैं वही आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सही बात कही आपने। जब आपने अपनी बात को जो पहले कही थी वो उसका एक ज्वलंत ये उदाहरण हो गया देखा जाए जी तो, जी। कि यहाँ पर भी क्या है कि हिंदुओं के अंदर भी वो सारी की सारी आपस में वो कहीं ना कहीं लगी हुई है, और वहां भी एक सुपरमेसी वाली सिचुएशन आती है। जी अल्टीमेटली अंत में एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने काफी विवेचना के साथ बात कर दी है ऑलरेडी, कि अब ये परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं, एक हार्डन्ड जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, एक बार को इस रास्ते में चल पड़े तो यहाँ इस हाईवे के ऊपर कोई यू टर्न नहीं है सर। ये यू टर्न नहीं है यहाँ पर, नहीं, और बड़ा देखिए, मुश्किल लगता है कि कोई यू टर्न आएगा यहाँ। नहीं, मैं ऐसा बहुत मेरा ऐसा मानना है कि ये लंबे समय तक चलेगा नहीं। जी और जैसे कहते हैं ना, न्यूटन का जो लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ही यही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इसकी रिएक्शन तो हो रही है समाज में। हमारी चिंता ये है कि वो जो रिएक्शन हो वो वायलेंट नहीं होना चाहिए, वो पीसफुल और नॉन वायलेंट होना चाहिए। पर इंस्टिगेशन उसका वायलेंस का है। बिल्कुल सही कहा। एक चूड़ी वाले को पकड़ के मारना, बिल्कुल या एक जीरा बेचने वाले को, टोस्ट बेचने वाले को पकड़ के मारना, ये एक वायलेंट प्रोसेस है जो लोगों को जानबूझ करके उत्तेजित करने की बात है। तो पोलराइजेशन के लिए कोई वैचारिक पृष्ठभूमि बजाय तैयार करने के, एक वायलेंट एटमॉस्फेयर तैयार करना अपने आर्गुमेंट के लिए, ये खतरनाक है। तो वो मुझे लगता है कि इस देश में आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनइक्वलिटी के थॉट को ही समर्थन नहीं देते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, और हिंदुत्व का जो तरीका अभी चल रहा है उसको आप भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता। तो आपके और मेरे जैसे हिंदुओं की या असहमत लोगों की तादाद इस देश में बहुत बड़ी है। और जो मेजोरिटेरियनिज्म है उसको जितना बड़ा खतरा माइनॉरिटिज्म से है, उतना ही बड़ा खतरा अपनी ही जी जमात में बिल्कुल जो बिल्कुल। असहमत लोग हैं उनसे भी है।
बिल्कुल, ये बहुसंख्यकवाद को उन्हीं से खतरा हो सकता है जो उनकी जमात के लोग ही हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये वक्त के साथ इस तरह की चीजें होती है। पाकिस्तान का निर्माण ही ऐसे हुआ था, पर देखिए खत्म हो गया, वो पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो गया। इस नया जो घटनाक्रम बना है अफगानिस्तान का, उसने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो पाकिस्तान को एज ए नेशन खत्म कर दिया है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी एक्चुअली यही उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान के सही नागरिक होने के नाते कि उम्मीद की मशाल जलाए रखें और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं जहां से वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए और फिर वहां से कोई यू टर्न ना मिल सके। और श्रवण गर्ग जी ने जो कहा कि हाँ, शायद वापस आ सकते हैं, हर 4-5 साल बाद ये लोगों के पास मौका रहता है वापस आने का, तो एक बटन उनके सामने होता है, तो व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं, सिर्फ आपके प्रयास की जरूरत बिल्कुल। है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा विदा दर्शक मित्रों, और श्रवण गर्ग जी का करूंगा मैं धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे शो में आए, न्यूज टाइम की शोभा बढ़ाई। सर थैंक आपका यू। बहुत 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 आपका नहीं धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तो आपका भी धन्यवाद कि आपने बात करने का और एक विचार को लोगों तक, हम किसी और विषय पर चर्चा करते, अफगानिस्तान पर करते तो वो एक घटना पर करते, जी ये एक विचार पर चर्चा हुई है। जी और अफगानिस्तान का संबंध अफगानिस्तान और अमेरिका से है, इस विचार का संबंध हम लोगों की सांसों से है, जी हम लोगों जी के, जी हम लोगों के देश से है, और हम लोगों की जमीन से है, और हमारी हवा से बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो आपने बातचीत की, ये ज्यादा सार्थक है और बड़ी स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए मुझे जो भी बोलना पड़ा तुरंत बोलना पड़ा। तो लेकिन आपने जो कहा, उम्दा कहा, बेहतरीन कहा, और इसके लिए तो हमारा आपको सलाम है। बहुत और आपके लेख का भी हम स्वागत करते हैं, और हम दर्शकों से कहेंगे कि उस लेख को, श्रवण गर्ग जी के लेख जो आए हुए हैं उसको पढ़िएगा, नेट पे अवेलेबल भी है। और आंखें खोलने वाला वो आर्टिकल है जहाँ पर क्या कहते हैं, 15 अगस्त 1947 की विभीषिका के बारे में वर्णन किया गया है, और उन प्रवृत्तियों के बारे में जो उसके बाद जागृत हो रही हैं, शायद कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसान कारक भी हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, और फिर एक उम्मीद के साथ कि हम फिर से गर्ग साहब के साथ बहुत जल्दी आपके साथ दोनों एक साथ में आएंगे, अपने विचारों को रखेंगे। आप दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया आपका गर्ग साहब, आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और आपसे फिर मुलाकात जरूर करेंगे। जी जरूर थैंक होगी। यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू। यू।